जय हिंद दोस्तों। हम लोग रेलवे एग्ज़ाम के लिए साइंस की सीरीज चला रहे थे। उसमें से दो टॉपिक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों। साइंस में यह तीसरा टॉपिक है जिसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है कोशिका यानी सेल। तो दोस्तों इसको हम लोग डायग्राम के द्वारा विधिवत ढंग से जितना डिमांड है रेलवे एग्ज़ाम के लिए उतना अच्छे से डिस्कस करेंगे। आपको यह वीडियो पूरा देखना है और नोट्स बिल्कुल आराम से जिस तरीके से हमने डिजाइन किया उसी तरीके से नोट्स आपको बना लेना है। इसके बाद आपका काम सिर्फ रह जाएगा रिवीजन करना और आप आसानी से रिवीजन करते रहिए और टेस्ट सीरीज या एमसीक्यू वगैरह आप इसके सॉल्व करते रहिए। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हमने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर थे रेलवे के उनके भी लगभग 10 से 15 क्वेश्चनों को यहाँ पे डिस्कस किया है। तो आप पूरा चैप्टर पढ़िए। इसके बाद पढ़ने के बाद हम लोग लास्ट में एक एमसीक्यू 10 क्वेश्चनों का 10 से 15 क्वेश्चनों का यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों चलिए आज का हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले जो लोग चैनल पे नए आए हुए हैं, चैनल पे नए लोग जुड़े हुए हैं, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकन को प्रेस जरूर करते हैं ताकि जितने भी वीडियो डालें उनका समय पे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और मेरी सारी क्लासों का आप अच्छे से उपयोग कर सकें। दोस्तों आपको बता दें कि जितनी भी क्लासें हमने अभी तक ली हैं वो सारी क्लासें मेरी जीएस की, चाहे उसमें साइंस हो, इतिहास, भूगोल या पॉलिटिक कोई भी सेगमेंट हो, हम सारी एनसीईआरटी से ही कवर करते हैं। कुछ लोग कमेंट करके पूछते हैं कि सर यह कौन सी बुक है, तो यह कोई बुक नहीं है। हमने कक्षा 6 से कक्षा 12 तक की एनसीईआरटी का कलेक्शन आपको प्रोवाइड कराते हैं। एक एक यूनिट कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 12 तक पढ़ते हैं। इसके बाद जो उसमें की पॉइंट्स हैं एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं उस टॉपिक के उनको निकाल करके फिर एक वीडियो बनाते हैं और वो आप तक पहुंचाते हैं। तो कोई एक इसके लिए स्पेशल किताब नहीं है, सारी एनसीईआरटी से ही चीज़ों को कवर करा गया है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। और सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कोशिका यानी कि सेल के बारे में। तो देख लेते हैं हम लोग सबसे पहले परिभाषा से ही शुरू करते हैं कि कोशिका क्या होती है। तो दोस्तों कोशिका जीवधारियों की कोशिका, एक सेकेंड यहाँ पे देखते हैं हम लोग सेल के बारे में कि कोशिका जीवधारियों की आधारभूत संरचना एवं कार्यात्मक इकाई होती है। ठीक है, छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर के एक जीव का निर्माण होता है। ये बात तो आप समझ गए कि छोटी छोटी कोशिकाएं मिलती हैं और इसके बाद एक जीव का निर्माण होता है। वो कैसे है तो समझो। सबसे पहले आप यहाँ पे समझो कि यह कोई एक सेल है। ठीक है, जब कई सेल मिली यानी कई कोशिकाएं मिली तब एक ऊतक बना। जब कई ऊतक मिले तब एक अंग बना। और जब कई अंग मिलते हैं तो बॉडी का क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम यानी अंग तंत्र बनता है। अंग तंत्र में जैसे हाथ, पैर, मुंह, नाक, गला, ये सब जो बॉडी पार्ट्स आ जाते हैं उनको अंग तंत्र कहा जाता है। ठीक है, और जब ये सब मिल जाते हैं तो एक जीव बन जाता है, एक व्यक्ति, एक या फिर एक पादप का निर्माण हो जाता है। तो यह डायग्राम आप देख रहे हैं, यह डायग्राम किसका है, तो यह डायग्राम सेल का है। सेल में आप ये छोटी छोटी चीज़ें देख रहे होंगे। ठीक है, इन चीज़ों को हम लोग एक एक डिस्कस करेंगे कि कौन सी चीज़ कहाँ पे व्यवस्थित करी गई है। तो आपको ये परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो भी चित्र में दिखाया गया है सब जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बस आपको पूरा वीडियो देखना है और इसका नोट्स अच्छे से बना लेना है। चलिए, तो ये बात आपको समझ में आ गई कि कोशिका क्या है कि सेल, कई जब कोशिकाएं मिलती हैं तब एक ऊतक बनता है। जब कई ऊतक मिलेंगे तब एक अंग बनेगा, बॉडी का एक अंग बनेगा। मान लो हाथ बन गया, फिर ठीक है, फिर जब कई अंग मिलेंगे तब क्या होगा, एक बॉडी निर्मित होगी। ठीक है, एक अंग तंत्र बनेगा। कई अंगों का समूह अंग तंत्र कहलाता है। फिर एक इंसान की या किसी पादप की बॉडी निर्मित हो जाएगी। तो ये चीज़ आप अच्छे से समझ गए होंगे। इस डायग्राम को आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। चलिए, अब कोशिका के अध्ययन को क्या बोला जाता है, तो कोशिका के अध्ययन को बोला जाता है साइटोलॉजी। खूब एग्जाम में पूछा जाता है साइटोलॉजी। अब कुछ फैक्ट समझ लो, जैसे कोशिका की खोज पूछता है, मृत कोशिका की खोज किसने करी, तो 1665 में रॉबर्ट हुक ने करी। किसकी, मृत कोशिका की खोज। कोशिका के पिता या कोशिका के जनक के रूप में हम लोग किसको जानते हैं, रॉबर्ट हुक को जानते हैं। इन्होंने ही मृत कोशिका की 1665 में खोज करी थी। कोशिका की खोज, अगर जीवित कोशिका की बात कर लेंगे, जीवित कोशिका की खोज किसने करी, तो एंटोनी वान लीeuwenhoek ने करी, 1674 में करी।
किसने करी? एंटोनी वान लीeuwenhoek ने करी। किसकी? जीवित कोशिका। देखो क्वेश्चन में डिफरेंस समझते जाना। फर्जी का कमेंट करोगे उससे कोई मतलब सिद्ध होगा नहीं कि आप गलत पढ़ा रहे हो, ये पढ़ा रहे हो, वो पढ़ा रहे हो। आप क्वेश्चन की डिमांड, क्वेश्चन की रूपरेखा समझो कि क्वेश्चन में यहाँ पे जीवित कोशिका, यहाँ पे मृत कोशिका है। हम देखते हैं कि कुछ कमेंट इस तरीके से आते हैं कि सर जी ने गलत पढ़ा दिया, यहाँ पे जीवित है, यहाँ पे मृत है। अरे पहले आप क्वेश्चन को समझ तो लो कि लिखा क्या है। हमने लिख रखा है मृत कोशिका की खोज करी रॉबर्ट हुक ने, जीवित कोशिका की खोज करी एंटोनी वान लीeuwenhoek ने। अगर आपसे डायरेक्ट पूछता है कोशिका के पिता या जनक किसे कहते हैं, तो रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। कोशिका सिद्धांत किसने दिया? तो स्लाइडन एंड स्वान ने दिया। 1838 से 1839 के बीच में इन्होंने सिद्धांत दिया था। तो ये कुछ की फैक्ट हैं जो एग्जाम में डायरेक्ट आपसे पूछता है, तो इनको बिल्कुल आपको दिमाग में सेट करके चलना है। अब देखिए आगे और आपसे कुछ पूछता है कि सबसे बड़ी और छोटी कोशिका कौन सी है, लंबी कोशिका कौन सी है। तो अगर आपसे ये पूछता है कि सजीव की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, तो आप क्या बताएंगे? शुतुरमुर्ग का अंडा सर सबसे बड़ा होता है, या सजीव की सबसे बड़ी कोशिका कही जाती है। अगर आपसे पूछ लेता है कि सजीव की छोटी सबसे कोशिका कौन सी है, तो आप बताएंगे सर माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा है जो सजीव की सबसे छोटी कोशिका के रूप में जानी जाती है। अगर पूछ ले कि मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, तो तंत्रिका। तंत्रिका मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी कोशिका के रूप में जानी जाती है। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन है? यहाँ पे डिफरेंट आप देखिएगा, वहाँ पे लंबी पूछा, यहाँ पे बड़ी पूछा। तो अंडाणु है जो कि सबसे बड़ी कोशिका के रूप में इंसान के जाना जाता है। और सबसे छोटी कोशिका यहीं पे पूछ ले आपसे कि सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, तो आप क्या बताएंगे? सर शुक्राणु। शुक्राणु है जो सबसे छोटी कोशिका के रूप में जाने जाते हैं। तो ये भी कुछ की फैक्ट है, वो ऊपर हमने आपको खोज से बताया और नीचे आपको बताया बड़ा छोटा सजीवों में, मनुष्यों में किस तरीके से कौन सी कोशिका आती है। बिल्कुल इनको आपको बिल्कुल इसी तरीके से नोट करिएगा। बहुत ही बेहतर क्लास को रिकॉर्ड किया जा रहा है और बहुत बेहतर कंटेंट आपको प्रोवाइड करा जा रहा है। अगर आप सीरियस हो एग्जाम को लेकर के, रेलवे, एनटीपीसी, आरपीएफ या भी जो भी वैकेंसी रेलवे से रिलेटेड आनी है, तो आपको अच्छे से पूरे चैनल में अच्छे से वीडियो को कवर करना है, एक तरफ से आपको अच्छे से पढ़ना है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगर बात कर लें शुतुरमुर्ग के अंडे का साइज कितना होता है, तो 170 गुणे 155 एम होता है। ठीक है। माइकोप्लाज्मा का आकार कितना होता है? लगभग 001 माइक्रोमीटर होता है। कोशिका तंत्र का तो 1 मीटर। ये आप इग्नोर भी कर सकते हैं, ये साइज कभी पूछता नहीं है, ये सिर्फ आपके जानकारी के लिए है। ठीक है, तो इसको नोट करिए, मनोज नहीं ना नोट करिए, जानकारी बेसिस के लिए था। चलिए अब हम देखते हैं कोशिका के प्रकार। तो देखो दोस्तों इस बात को समझ लो, हमने समझा कि कई जब कोशिकाएं मिलती हैं तब जाकर के एक ऊतक बनता है, यानी टिश्यू बनता है। जब कई ऊतक मिलते हैं तब बॉडी का एक अंग बनता है। जब कई अंग मिलते हैं तब जाकर के एक अंग तंत्र बनता है। जब कई अंग तंत्र मिलते हैं तब जाकर के संपूर्ण बॉडी या संपूर्ण जीव का निर्माण होता है। वो जीव पादप में हो सकता है या फिर किसमें होता है? जंतु में भी हो सकता है। ये बात आपने समझ ली। अब कोशिका कितने प्रकार की होती है, इस बात को हमको अच्छे से समझना है। तो देखो दोस्तों, कोशिका होती है 2 प्रकार की। एक तो कोशिका होती है जंतुओं की और एक होती है पादप की, यानी पेड़ पौधों की। ठीक है, दोनों के फिगर हमने आपको स्पष्ट तौर पे सामने बना रखी हैं कि ये फिगर है जंतु कोशिका का, ये फिगर है पादप यानी पेड़ पौधों की कोशिकाओं का। तो आपको यहाँ से क्लियर चीजें समझ में आ रही होंगी कि जंतु कोशिका किस तरीके से होती है और पादप कोशिका किस तरीके से होती है। कौन से अंग जंतु कोशिका में होते हैं, कौन से पादप कोशिका में नहीं पाए जाते हैं, इन्हीं से क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है। ठीक है, तो इनको हम लोग अच्छे से डिटेल में अभी नीचे पढ़ेंगे। चलिए, तो ये आपने चित्र अच्छे से समझ लिया। ठीक है, अब हम यहाँ पे नीचे देख लेते हैं कि जो जंतु कोशिका होती है उनमें देखते हैं कि जैसे प्लाज्मा झिल्ली होती है, जिसको कोशिका झिल्ली के नाम से जानते हैं। कोशिका द्रव होता है, नाभिक होता है, नहीं उसी को केंद्रक बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया होती है, राइबोसोम होता है, गाल्जिका होता है, लाइसोसोम होता है, अंतःप्रतप जालिका होती है। और पादप में अगर देखें तो नाभिक होता है। ठीक है, कोशिका भित्ति होती है, रिक्तिकाएं होती हैं और प्लास्टिड होता है। ठीक है, और भी अंग होते हैं, वो हम आपको आगे से बताते चलेंगे। लेकिन आपको जिस तरीके से हमने मैप में इन चीज़ों को डिफाइन किया है, आप बिल्कुल इसी तरीके से बनाइएगा नोट्स, ताकि दिमाग में आपके एक इमेज सेट हो सके कि ये क्वेश्चन, ये चीज़ हमने कहाँ पे अपने पेज पे नोट करी थी। ठीक है, जब आप अच्छे से मन से चीज़ों को पढ़ोगे, मन से लिखोगे, तब चीज़ें अच्छे से क्लियर होती हैं। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं दोनों में अंतर क्या है। तो देखो,
हमने एक तरफ लिखी है पादप कोशिका, एक तरफ लिखी है जंतु कोशिका। ऊपर हमने आपको अंग बता दिए। तो जो पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, जबकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। सबसे पहला क्वेश्चन खूब पूछा जाता है, इसको रट लो। पादप में कोशिका भित्ति पाई जाएगी, ठीक है। भित्ति का मतलब क्या होता है? दीवाल। तो कोशिका को कवर करने वाला कोशिका भित्ति। भित्ति का क्या मतलब होता है? वाल यानी दीवाल, ठीक है। तो इस किस में पाई जाएगी? तो कोशिका भित्ति पाई जाएगी पादप कोशिका में। हरित लवक पाया जाता है किस में? पादप कोशिका में। उसी को प्लास्टिड कह दिया। इसमें हरित लवक नहीं पाया जाता है, ठीक है। इसमें सेंट्रोसोम अनुपस्थित होता है, लेकिन इसमें सेंट्रोसोम पाया जाता है, इसमें सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता। रिक्तिकाएं बड़ी तथा संख्या में कम होती हैं, लेकिन इसमें रिक्तिकाएं छोटी तथा संख्या में क्या होती हैं? अधिक होती हैं। ये चीज आपको अच्छे से समझना है, ठीक है। अगला है केंद्रक परिध की ओर हो सकता है, लेकिन अधिकांश जंतुओं में कोशिकाओं में केंद्रक मध्य में होता है। इसमें परिध में हो सकता है और इसमें मध्य में हो सकता है। तो आपको ऊपर के 3 याद करने हैं। कौन से? कोशिका भित्ति पादप में पाई जाएगी, जंतुओं में नहीं पाई जाएगी। हरित लवक पादप में पाया जाएगा, जंतुओं में नहीं पाया जाएगा। सेंट्रोसोम पादप में नहीं पाया जाता, जंतुओं में पाया जाता है। ये 3 बिल्कुल आपको दिमाग में सेट कर लेने हैं। चलिए, यहाँ तक हमने क्या समझा? अभी तक हमने समझा कोशिका के बारे में, कोशिका क्या होती है, कोशिका का निर्माण किस तरीके से होता है, और इसके अलावा हमने समझा कि कोशिका के संबंधित खोजें और कौन सी बड़ी कोशिका है, कौन सी छोटी कोशिका है, और कोशिका के प्रकार। यहाँ तक हमने समझ लिया। और फिर समझ लिया पादप कोशिका और जंतु कोशिका में क्या मुख्य रूप से अंतर है। अब हम यहाँ पे समझने वाले हैं कि कौन कौन सी चीजें किसमें किसमें पाई जाती हैं। एक एक हमने समझा। कोशिका भित्ति, केंद्रक, राइबोसोम, लाइसोसोम, इन चीज़ों को हमने अच्छे से समझा। गोल्जी का है। तो अब हम इन्हीं के बारे में पढ़ने वाले हैं। एक एक पॉइंट के बारे में पढ़ने वाले हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछता है। अब जैसे लवक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे लवक के बारे में। किसके? लवक के बारे में। इसी को प्लास्टिड कहा जाता है। तो लवक क्या होता है? यह पादप कोशिका में ही पाया जाता है, जंतु में नहीं पाया जाता। इस बात को भी याद रखिएगा, ठीक है। आकार में गोल या अंडाकार होते हैं, और यह 3 टाइप्स के होते हैं। कितने? 3 टाइप्स के होते हैं। तो इन तीनों टाइप से क्वेश्चन पूछता है। इन तीनों टाइप को हमको पढ़ना है। जैसे अब सबसे पहले पूछेगा, एक होता है वर्णी लवक, दूसरा होता है अवर्णी लवक, तीसरा होता है हरित लवक, या इसी को क्लोरोप्लास्ट बोला जाता है। तो 3 टाइप्स इसके आपको यहाँ पे समझने हैं। एक है वर्णी, एक है अवर्णी, दूसरा है हरित लवक। तो वर्णी लवक में यह फूलों फलों को रंग प्रदान करता है, जैसे सफेद और हरा रंग को छोड़ करके, ठीक है। सफेद और हरा रंग को छोड़ करके बाकी सब में यह रंग प्रदान करने का काम करता है। जैसे सेब का रंग लाल होता है, संतरे का रंग पीला होता है, आम का रंग पीला और कैसा होता है? नारंगी टाइप का होता है, या फिर पीला पूरा पीला होता है, या हल्का पीला होता है, ठीक है। तो इनको जो कलर दे रहा है, तो कौन दे रहा है? वर्णी लवक दे रहा है, ठीक है। अवर्णी लवक क्वेश्चन अपवाद से आएगा कि सफेद और हरा रंग को छोड़ करके। तो वर्णी लवक से पूछेगा कि वर्णी लवक में किन रंगों को छोड़ करके वह कलर प्रदान करता है? तो सफेद और हरा रंग को। इस बात को याद रखिएगा। फूलों या फलों को रंग कौन प्रदान करता है? तो वर्णी लवक प्रदान करता है। अवर्णी लवक या रंगहीन लवक होते हैं, या खाद्य पदार्थों का भंडार करते हैं। इंपॉर्टेंट इसके लिए क्या है कि भंडार का काम करते हैं। कौन? अवर्णी लवक, ठीक। या पौधों को सफेद रंग देते हैं। कौन से? सफेद रंग। अब यह जड़ों और फूलों में भी पाए जाते हैं, ठीक है। जड़ों में भी पाए जाते हैं। तो जैसे जड़ किसी की अगर व्हाइट कलर की होती है, तो वो कलर कौन दे रहा है? तो अवर्णी लवक उसको दे रहा है। हरित लवक और क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? तो जिस लवक में पूर्ण रूप से क्लोरोफिल वर्णक होता है, उसे हरित लवक कहते हैं। यह पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है। जैसे आपने पेड़ की हरी पत्तियां देखी, तो किसके कारण है? तो क्लोरोप्लास्ट के कारण है, यानी हरित लवक का वह एक मुख्य उदाहरण है। इसी से क्वेश्चन आपसे पूछता है, ठीक है। तो ये बात आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम लोग देख लेते हैं, इसी जगह हमने एक और इम्पोर्टेंट चीज़ें डाल दी हैं कि जैसे किस पिगमेंट के कारण उसका रंग लाल, हरा, पीला, गुलाबी, तीखा, खट्टापन या सफ़ेद रंग होता है। इनसे क्वेश्चन पूछता है। जैसे अगर आपसे पूछ ले टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? तो टमाटर का लाल रंग होता है लाइकोपिन पिगमेंट के कारण। गाजर का लाल रंग किसके कारण होता है? तो लाइकोपिन पिगमेंट के कारण गाजर का लाल रंग होता है। लेकिन नारंगी किसके कारण होता है गाजर का? तो कैरोटीन
के कारण होता है। कौन सा पिगमेंट? कैरोटीन पिगमेंट के कारण होता है। सस्पेंस मत क्रिएट होने पाए। जो चीज़ें नहीं समझ में आ रही कमेंट में आप हमको पर्सनल करिएगा, समय देख करके हम आपको आपके कमेंट का जवाब देंगे, ठीक है। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। डाटा लगभग परफेक्ट रहता है, लगभग क्या 100% परफेक्ट रहता है, क्योंकि एनसीईआरटी से डाटा को हम निकालते हैं और फिर आपके लिए क्लास लेकर के आते हैं। बड़ा इसमें मेहनत का काम रहता है, तो आप लोग वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करा करिए, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं मिर्ची का हरा रंग किसके कारण होता है। किसका? मिर्च का। तो मिर्च का हरा रंग किसके कारण होता है? तो वेप्सिन पिगमेंट के कारण होता है। लेकिन मिर्च में तीखापन किसके कारण होता है? तो कैप्सेसिन पिगमेंट के कारण होता है। खीरे में कड़वाहट किसके कारण होता है? तो बीटेसिन एक पिगमेंट पाया जाता है, या फिर कुकर विटसिन होता है, ये पिगमेंट पाया जाता है जिसके कारण इसका रंग कड़वाहट होता है, इसमें कड़वाहट होती है खीरे में। मूली का तीखापन किसके कारण होता है? तो आइसोसिनेट के कारण होता है मूली का तीखा रंग। आलू का हरा रंग किसके कारण होता है? तो सोलोन के कारण आलू का हरा रंग होता है। दूध का सफेद रंग कैसीन प्रोटीन के कारण, लेकिन पीला रंग तो कैरोटीन प्रोटीन के कारण। याद रखिएगा, कैरोटीन प्रोटीन के कारण, ठीक है। हल्दी का हल्का पीला रंग किसके कारण होता है? तो कुरकमीन के कारण इसका रंग हल्का पीला होता है। मूत्र यानी पेशाब का पीला रंग किसके कारण होता है? तो यूरोक्रोम के कारण इसका रंग पीला होता है। पीलिया रोग किसके कारण होता है? तो बिलिरुबिन के कारण होता है। उत्सर्जन वाले में इसको डिटेल से हमने पढ़ाया था। पपीते का पीला रंग किसके कारण होता है? तो जैंथोफिल ऑप्शन में ज़्यादातर देता है, लेकिन अगर ये ऑप्शन में ना हो तो आप इसको टिक करिएगा, दोनों हमने यहाँ पे लिख रखे हैं। सेब का लाल रंग किसके कारण होता है? तो एथोसाइनिन के कारण सेब का लाल रंग होता है। तो दोस्तों ये सारे इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपसे ऐसे ही पूछता है। हमारी कोशिश ये रहती है कि जो यूनिट आप पढ़ रहे हो उससे रिलेटेड लगभग 100% डाटा आपको एक वीडियो एक जगह पे मिल जाए, ताकि आप भटके ना कि ये यार कहाँ से पढ़ना, इन चीज़ों को कहाँ से कवर करना है, ऐसी स्थिति आपके साथ पैदा ना हो। हमारे अगर आप मेरे वीडियो पे ट्रस्ट कर रहे हो, आपको लग रहा है बेहतर कंटेंट है, तो भरोसा रखो, पूरे यूट्यूब में सबसे बेहतर चीज़ें आपको मिलेंगी, ठीक है। लेकिन डेली क्लास नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि हमने आपको बता दिया था कि उत्तर प्रदेश सरकार में हम भी जॉब करते हैं और सरकार को सेवाएं दे रहे हैं, तो इस समय हम डेली वीडियो नहीं ला पा रहे हैं। कोशिश रहेगी कि जल्दी शेड्यूल सेट करेंगे कि डेली वीडियो आपके लिए उपलब्ध हो पाए, लेकिन भरोसा इस बात का रखो कि सबसे बेहतर कंटेंट आपको मिलेगा। तो चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल के बारे में। अभी हमने लवक के बारे में पढ़ा, लवक के प्रकार पढ़े, वर्णीय, अवर्णीय और हरित लवक, इनके उदाहरण पढ़े और उनसे इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़े। अब हम लोग पढ़ते हैं कोशिका भित्ति के बारे में, ठीक है। कोशिका भित्ति के बारे में देखते हैं। तो कोशिका भित्ति यह सेलुलोज की बनी होती है। यह चित्र आप देख सकते हैं, कोशिका भित्ति है, ठीक है। कोशिका को निश्चित आकृति प्रदान करती है, कोशिका को निश्चित आकृति प्रदान करती है। यह आंतरिक भाग की रक्षा करती है। सेल के आंतरिक भाग की रक्षा कौन करता है? तो कोशिका भित्ति करती है। कोश केवल पादपों में ही पाई जाती है। यह पेड़ों पर कठोरता प्रदान करती है। जीवाणु एवं वनस्पति कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली के दृढ़ आवरण को कोशिका भित्ति कहा जाता है। ये बात आप समझ गए होंगे, लेकिन क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछता है कि बताइए जंतुओं में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, पादप में किसकी बनी होती है, जीवाणुओं में किसकी बनी होती है और कवक में किसकी बनी होती है। अगर आप सीरियस होकर चीज़ों को पढ़ रहे होंगे तो आपको ये आइडिया लग रहा होगा कि नहीं सर ये क्वेश्चन हमको मिले हैं और वास्तव में क्वेश्चन यहीं से पूछे भी जाते हैं, ठीक है। तो अब ये आप याद रखिए कि जंतुओं में लिपिड एवं प्रोटीन की बनी होती है, पादप में सेलुलोज की बनी होती है, जीवाणुओं में पेप्टिडोग्लाइकाइन की बनी होती है, कवक में काइटिन की बनी होती है। तो दोस्तों ये चीज़ आपने अच्छे से यहाँ पे समझ ली, ठीक है। एक ही वीडियो में पूरा सेगमेंट हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। लोग 2-2 से 3-3 वीडियो बना करके 2-2 3-3 वीडियो बना करके चीज़ों को कवर करते हैं। हमारा ये रहता है मतलब कि जो इम्पोर्टेंट है उतना पढ़ लो, आप सिलेक्ट हो जाओ। इसके बाद आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने का शौक़ है तो गूगल में उन चीज़ों को डालो, 150-200 पन्ने का लेख पढ़ा है, आराम से पढ़ो बैठ के। अभी डिमांड क्या है, आपको सिलेक्ट होना है, तो सिलेक्ट होने के लिए अच्छा कंटेंट, बेहतर और स्मार्ट स्टडी के तहत आपका चयन हो, इस रणनीति पे हम काम कर रहे हैं। तो चलिए अब देखते हैं कोशिका झिल्ली के बारे में। तो कोशिका झिल्ली, इसका अन्य नाम होता है प्लाज्मा झिल्ली। यह प्रोटीन से बनी होती है, ठीक है। इसकी खोज किसने करी? तो रॉबर्ट हुक ने इसकी खोज करी। यह चित्र आप देख रहे हैं तो किसका है? कोशिका झिल्ली का है, ठीक है। कार्य इसका क्या होता है? कोशिका को सुरक्षा प्रदान करना,
विषाक्त पदार्थों को कोशिका से बाहर निकालना, ना कि शरीर से बाहर निकालना, दोनों में अंतर है। विषाक्त पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के लिए हमने आपको उत्सर्जन तंत्र बताया है। उसमें कौन कौन से अंग हैं, जैसे लंग्स हो गया, ठीक है, लीवर हो गया, किडनी हो गई, स्किन हो गई। स्किन क्या बाहर निकालती है, सीबम निकालती है, पसीना निकालती है, ठीक है, ये चीज़ें हो गई। किडनी क्या बाहर निकालती है, किडनी क्या फिल्टर करके भेजती है, ठीक है। तो इस तरीके से उत्सर्जन तंत्र को हमने पढ़ाया था, तो उसको जा करके ज़रूरत लगे तो आप वीडियो देखिएगा, ठीक है। तो विषाक्त पदार्थों को कोशिका से बाहर निकालने का काम कोशिका झिल्ली करती है, लेकिन शरीर से बाहर निकालने का काम जो उत्सर्जन तंत्र में पढ़ाया वो करते हैं, ठीक है। पोषक तत्वों को कोशिका में पहुंचाने का काम किसका होता है, कोशिका झिल्ली का होता है। तो दोस्तों आपने शॉर्ट में चीज़ें पढ़ ली, यहीं से क्वेश्चन आपसे बनते हैं। चलिए आगे देखते हैं लाइसोसोम के बारे में। तो लाइसोसोम का यह चित्र आप अच्छे से देख सकते हैं। खोज करी किसने, डी डुवे ने करी थी इनकी खोज। आप बस इतना नाम इनका याद रखो, डी डुवे, इतना इनाम इनसे पूछता है। अब इनके कार्य देख लेते हैं। तो क्षतिग्रस्त कोशिकाओं का पाचन करते हैं। क्या, जैसे कोई कोशिका डेड हो गई तो उसको पचाने का काम क्या करते हैं, लाइसोसोम करते हैं। तो इसी वजह से इसको एक नाम दिया गया है, कोशिका की आत्मघात की थैली, सुसाइड वे ऑफ सेल। सुसाइड वे ऑफ सेल किसको कहा जाता है, तो लाइसोसोम को कहा जाता है। यानी कि आत्मघाती थैली कोशिका के किसको कहा जाता है, तो लाइसोसोम को कहा जाता है। चलिए ये बात आपने अच्छे से समझ ली। और इसको क्या जाता है, कोशिका का सफाई कर्मी। क्यों कोशिका का सफाई कर्मी कहते हैं, क्योंकि यह क्या काम करती है कि मृत कोशिकाओं को पचा लेती है, खा लेती है। तो वो जो मृत कोशिकाएं अगर वो पचा लेगी तो वहाँ पे क्या हो जाएगी, नई कोशिका का जन्म होगा और वो फिर टिश्यू बनाएंगे, फिर एक ऑर्गन बनेगा, फिर ऑर्गन सिस्टम बनेगा। इसके बाद क्या होगा, एक जीव का निर्माण होगा। तो इसको कोशिका के सफाई कर्मी और कोशिका की आत्मघाती थैली किसको कहा जाता है, लाइसोसोम को। आपको सिर्फ ये दो बातें यहाँ पे याद रखनी है, सिर्फ दो बातें, ठीक। अब देखते हैं राइबोसोम के बारे में। तो राइबोसोम का भी चित्र आप अच्छे से देख सकते हैं, फिगर हमने राइबोसोम का बना रखा है, ठीक है। ये सबसे छोटा कोशिकांग होता है। खोज इसकी किसने करी, तो पैडेट ने इसकी खोज करी थी। बस आप खोज ना भी याद रखो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। कोशिका का इंजन कहा जाता है, इसको कोशिका का इंजन कहा जाता है। अब देखो ये दो प्रकार का होता है, एक 70S प्रकार का और एक 80S प्रकार का, ठीक है। तो 70S जो S प्रकार के होते हैं आकार में वो छोटे होते हैं, जो 80 होते हैं आकार में बड़े होते हैं। 70 और 80 आप जानते हैं, इसमें 80 बड़ा है तो वो बड़ा है, 70 छोटा है तो आकार में छोटे हैं। अब 70S में जो उदाहरण में आते हैं तो माइक्रोकांडिया आता है और बैक्टीरिया आता है, और 80S में जो आते हैं विकसित पौधे व जंतु इसमें आते हैं, 80S में आते हैं। तो आप इतना डीप मत जाइएगा, आप बस इनके उदाहरण याद रखिएगा, बस आप इसके उदाहरण याद रखिएगा। कोशिका का इंजन किसको कहते हैं, तो राइबोसोम को कहा जाता है। जितना इम्पोर्टेंट है उतना आपको हम बताते जा रहे हैं, आपको ज़्यादा भड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। अब देखते हैं माइक्रोकांडिया के बारे में। माइटोकांड्रिया के बारे में यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं कि माइटोकांड्रिया से कैसे क्वेश्चन पूछता है। तो देखते हैं कोशिका की शक्ति गृह यानी पावर हाउस ऑफ सेल। पावर हाउस ऑफ सेल किसको कहा जाता है, तो माइटोकांड्रिया को कहा जाता है। क्यों, क्योंकि यह पावर हाउस इस वजह से कहा जाता है क्योंकि यही है जो पूरी कोशिका को पावर सप्लाई करता है, एनर्जी पहुंचाने का कार्य करता है। इस वजह से कोशिका का शक्ति गृह पावर हाउस ऑफ सेल के नाम से इसको जाना जाता है। ये फैक्ट ही आपसे ज़्यादा 90% चांस है कि माइटोकांड्रिया से अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है तो ये आ रहा है, या तो फिर इसके खोज से आता है। ठीक है, तो इसकी खोज करी थी अल्टमान ने, नाम दिया था बेंडा ने, नाम दिया था बेंडा ने, खोज करा था अल्टमान ने। यहाँ पे लड़कों को सस्पेंस होता है और यहीं से क्वेश्चन वो बनाता है। तो आप याद रखिएगा, इसे पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। ये दोहरी झिल्ली युक्त होती है, इसमें जो द्रव भरा होता है उसको मैट्रिक्स कहा जाता है। खोज करी अल्टमान ने, नाम दिया था बेंडा ने। ठीक है, और जो इसके उभरे भाग होते हैं, उभरे वाले भाग होते हैं, उनको क्या कहा जाता है, तो उन भागों को क्रिस्टी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्रिस्टी कहा जाता है। ठीक है, अब देखो 1880 में कोलिकर के द्वारा कीटों को रेंजित पेशियों में, और 1889 में सी बेंडा के नाम से माइटोकांड्रिया का नाम रखा गया था। ठीक है, तो आपको जो याद करना है, कोशिका को शक्ति यानी पावर हाउस ऑफ सेल किसको कहते हैं, और इसकी खोज किसने करी, इसका नाम किसने दिया, और इसके उभरे भाग को क्या कहा जाता है। बस इतना आप याद रखिए, बस आपका काम हो जाएगा। चलिए
अब देखते हैं गोल्जी बॉडी के बारे में, यानी गोल्जी काय के बारे में। तो गोल्जी काय के बारे में हम लोग यहाँ पे देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो इसका चित्र तो आप साइड में देख लिया करिए कि क्योंकि इसका ऊपर एक संपूर्ण इमेज आपको लगा चुके हैं, वहाँ से आप देख लीजिए कि ये जो फिगर है उसमें तो वो गोल्जी काय का है। ठीक है, खोज करी कैमलो गोल्जी ने करी 1898 में इसकी खोज करी थी। इसे शरीर का यातायात पुलिस कहा जाता है। किसको कहा जाता है? गोल्जी काय को कहा जाता है। यह लाइसोसोम का निर्माण करता है या कोशिका भित्ति का भी निर्माण करता है। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है गोल्जी काय से वो यह पूछा जाता है कि खोज किसने करी और यह किन चीज़ों का निर्माण करता है। और इसे यातायात पुलिस, शरीर का यातायात पुलिस या शरीर का कोशिका का पुलिसमैन किसको कहा जाता है? तो गोल्जी बॉडी को कहा जाता है। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अब इनमें मत आप छटनी चालू कर देना कि इनमें 4 पॉइंट लिखे हैं तो आप 2 ही पॉइंट लिखो। ये सारे पॉइंट आप लिख लीजिएगा। बहुत छोटा सा शॉर्ट में नोट्स है आपके लिए, बिल्कुल क्विक रिवीजन सीरीज के तौर पे है। आप इसको पढ़ोगे तो आपको आनंद आ जाएगा। जब आप इसको पढ़ करके फिर MCQ या टेस्ट सीरीज या क्विज वगैरह लगाओगे तो आप 100% क्वेश्चन कर लोगे, ये आप भरोसा है हमें। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं केंद्रक के बारे में। तो केंद्रक के बारे में हम लोग देखते हैं। तो यह फिगर किसका है? तो यह फिगर केंद्रक का है। अब हम लोग केंद्रक के बारे में देखते हैं कि केंद्रक की खोज किसने करी, केंद्रक की क्या मुख्य बातें हैं, तो इन्हीं के बारे में हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि केंद्रक की खोज किसने करी थी। तो रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी करी थी खोज? केंद्रक की खोज करी थी। इसे कोशिका का नाभिक कहा जाता है। ये गलत टाइप है। कोशिका का नाभिक किसको कहा जाता है? केंद्रक को कहा जाता है। तो ये बात आप अच्छे से याद रखिएगा। ये नाभिक लिखा है यहाँ पे, थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ये 1 सेकेंड इसको सही कर देते हैं। ये कोशिका का नाभिक, ये कोशिका का नाभिक कहा जाता है। किसको? केंद्रक को कहा जाता है। ठीक है, कोशिका के समस्त कार्यों को यह संचालन करता है। अब देखो, पूरा केंद्रक है और यह का काम करेगा कि कोशिका के संपूर्ण कार्यों को संचालित करेगा। कौन? केंद्रक है। संपूर्ण कार्यों का संचालन करता है केंद्रक। तो यह भी बात आप समझ गए। एक एक पॉइंट केंद्रक से पढ़ लीजिएगा क्योंकि केंद्रक से एग्जाम में पूछता है। ठीक है, तो एक एक अच्छे से पॉइंट, इन चीज़ों को आप बिल्कुल दिमाग में सेट कर लीजिएगा। अब हम लोग देखते हैं कि यह कोशिका के भीतर तरल पदार्थों को कोशिका द्रव में प्रायः देखो, अब केंद्रक होता कहाँ? यह कोशिका के भीतर तरल पदार्थों में कोशिका द्रव में तैरता हुआ हमें दिखाई देता है केंद्रक। ठीक है, केंद्र में कोशिका के वंशानुगत जानकारी भी किसके पास होती है? केंद्रक के पास होती है। इसमें क्रोमोसोम और जीन पाए जाते हैं। इसमें क्या क्या पाए जाते हैं? तो गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम और जीन पाए जाते हैं। तो इसके लिए आपको 2.3 याद रखने हैं कि इसमें क्या पाया जाएगा। ठीक है, यह कोशिका विभाजन के समय इनका भी विभाजन होता है, यह भी पॉइंट आपको याद करना है। और यह क्या काम करते हैं? ठीक, यह क्या काम, तो ये 3 बात आप याद रखिएगा। और खोज भी पूछता है तो इसको भी आप अच्छे से याद रखिएगा। चलिए, तो दोस्तों ये पूरा यूनिट अच्छे से आपने पढ़ा होगा। इतना ही आप पढ़िए, यकीन मानिए। इसके बाद आप क्वेश्चन सॉल्व तो करके देखिए। फिर अगर आपको लगता है कि नहीं, वास्तव में चीज़ें अभी हमारी पूरी नहीं हुई हैं, तब आप जा करके वीडियो दूसरे का देखिए। अभी क्वेश्चन आप सॉल्व करिए। ठीक है, तो ये टॉपिक हमने पूरा अच्छे से आपको कवर किया। अब ज़रूरत क्या है कि ये टॉपिक जो आपने पढ़ा, अब उसी से रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर RRB NTPC ग्रुप D RPF ALP इनमें जो क्वेश्चन पूछे गए उनको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? बताइए। ऑप्शन है हिस्टोलॉजी, साइटोलॉजी या टेक्सोनोलॉजी या साइकोलॉजी। तो इसके अध्ययन को क्या बोला जाता है? तो साइटोलॉजी बोला जाता है या फिर कोशिका जैविकी बोला जाता है। तो यह बात आप अच्छे से समझ गए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सबसे छोटी कोशिका होती है। तो हमने बताया था सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है। ऑप्शन है जीवाणु, विषाणु, माइकोप्लाज्मा या शुतुरमुर्ग का अंडा। तो सबसे छोटी किसकी होती है? तो माइकोप्लाज्मा की कोशिका सबसे छोटी कोशिका होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है। तो बताइए, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका को क्या कहते हैं? शुक्राणु, वृक्क कोशिकाणु, यकृत कोशिकाणु या अंड कोशिकी। तो क्या होती है? अंड कोशिका सबसे छोटी कोशिका के रूप में, सबसे बड़ी कोशिका के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोशिका की खोज किसने करी?
तो बताइए कोशिका की खोज किसने करी। तो कोशिका के लिए हमने आपको बताया था, इसमें ऑप्शन है रॉबर्ट बायल, एंटोनी वान लीeuwenhoek, रॉबर्ट हुक, या इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक। तो बताइए किसने खोज करा। तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज करी थी। तो यहाँ तक आपने अच्छे से चीज़ों को समझ लिया। अब हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं कि कोशिका कि प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है। तो बताइए कोशिका में प्रोटीन की फैक्ट्री किसको कहा जाता है। तो राइबोसोम को कहा जाता है। राइबोसोम को कोशिका का प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। देखिए आप क्विज लगाइएगा और ये यूनिट अच्छे से अगर नोट किया है तो उसके नीचे एक आध पैराग्राफ जगह छोड़िएगा, और जो नए क्वेश्चन आपको मिले सॉल्व करने में उनको वहीं पे नोट डाउन करते जाइएगा। इससे आसानी ये रहेगी कि एग्जाम के टाइम पे आप रिवीजन करेंगे, बस आपका ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा गृह कहा जाता है या कहाँ पाया जाता है। तो बताइए माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पाया जाता है। राइबोसोम में, कोशिका द्रव में, कोशिका में, या इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ पाया जाएगा। तो कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। लवक कितने प्रकार का होता है। तो अभी हमने ऊपर आपको बताया था वर्णीय, अवर्णीय और हरित लवक। तो यह 3 प्रकार का होता है, वर्णीय, अवर्णीय और हरित लवक। आगे देख लेते हैं कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। किसमें। पादप कोशिका में पाया जाता है। तो बताइए भैया कौन से कोशिकांग है जो पादप कोशिका में पाया जाता है। कोशिका भित्ति, रिक्तिकाएं, लवक या सभी। बताइए कोशिका भित्ति, रिक्तिकाएं या लवक या सभी। तो इसमें क्या होगा सभी, क्योंकि यह कोशिका जो जंतु कोशिका होती है उसमें नहीं पाए जाते हैं, या सिर्फ पाए जाएंगे किसमें। पादप कोशिका में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। कोशिका श्वसन का सक्रिय स्थल क्या है। कोशिका श्वसन का सक्रिय स्थल क्या है। ठीक है, ऑप्शन है गाल्जी काय, लाइसोसोम, राइबोसोम या माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये आपका होमवर्क है। इस क्वेश्चन का जवाब हम नहीं बताने वाले हैं, ये आपका होमवर्क है। अगर आपने अच्छे से चीज़ों को पढ़ा है तो हमें कमेंट करके ये बताइएगा कि क्या कहा जाता है। कोशिका श्वसन का सक्रिय स्थल किसे कहा जाता है, ये आप कमेंट करके हमको बताइएगा। ये आपका आज का होमवर्क है। ठीक है, अवर्णीय लवक मुख्यतः पाए जाते हैं। तो अवर्णीय लवक किसमें पाए जाते हैं। तो जड़ों की कोशिकाओं में, तनों में, पत्तियों में या फूलों में। तो किसमें पाया जाता है भाई। वर्णीय लवक तो आपने बताया कि फूल पत्तियों को कलर देते हैं। अवर्णीय लवक क्या करते हैं, ये सफेद रंग के होते हैं, और ये कहाँ पाए जाते हैं, जड़ों में। क्या सही है, जड़ों में। तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो आपको होमवर्क दे दिया है। तो दोस्तों अगर मेरे समझ से आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए और इसको शेयर करिए अन्य लोगों तक। अगला टॉपिक क्या होना चाहिए या फिर आपकी क्या डिमांड है, किस तरीके से और इसमें बदलाव चाहिए, वो आप कमेंट करके हमें बताइएगा। आप अपना सजेशन दीजिएगा। कोशिश रहेगी कि डेली क्लासें आपकी हों और आप सभी के कमेंटों का जवाब हम समय से दे पाएँ। आपको समस्याएं बता दी, इस वजह से हम डेली क्लास अभी नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन जल्दी शेड्यूल को हम सेट करते हैं और आपके लिए डेली क्लास का सिस्टम बनाते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए। जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हम जितने भी वीडियो बनाएं उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।